Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Print and Censorship of Class 10th History, chapter number 5. So before 1798, colonial state under the East India Company was not too concerned with censorship. So 1798 से पहले जो colonial state थी, मतलब हमारे देश में क्या हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में ले ली थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू यूं हम कह सकते हैं ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे। तो यहाँ पे बेसिकली यही कहने का मतलब है कि 1798 से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था न्यूज या प्रिंट के सेंसरशिप को लेकर। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज पे रोक लगा देते हो या किसी चीज पे कंट्रोल लगा देते हो कि आपको ये चीज प्रिंट करनी है, ये चीज प्रिंट नहीं करनी है। ठीक है, जैसे मूवीज का सेंसर बोर्ड होता है, तो वो बोर्ड क्या करता है, पहले मूवी को देखता है और फिर बताता है, जो मूवी मेकर्स हैं उनको बताता है कि आप ये सीन कट कर दो, इसमें से ये चीज लोगों की फीलिंग्स को हर्ट कर सकती है। तो मतलब वो रिव्यू कर रहे हैं और जो चीज है, जो चीज अलाउ नहीं है या जो चीज सही नहीं रहेगी जनता के लिए, उसको सेंसर कर दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है। तो सेंसरशिप मतलब एक तरीके से पाबंदी लगाना, कंट्रोल करना। तो प्रिंट एंड द सेंसरशिप मतलब प्रिंट के ऊपर सेंसरशिप लगाना, प्रिंट के ऊपर रोक लगाना, कंट्रोल करना। तो 1798 से पहले हमारे देश में जो कॉलोनियल स्टेट थी उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्या प्रिंट हो रहा है क्या नहीं। इट वॉज नॉट टू कंसर्न अबाउट सेंसरिंग the printed material or newspaper. Strangely, its early measures to control printed matter were directed against Englishmen in India who were critical of company misrule and hated the actions of particular company officers. तो strangely यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब हैरानी की बात यह है कि जब कॉलोनियल स्टेट ने सेंसरशिप करनी शुरू की तो पहले उसने सबसे पहले इंग्लिशमैन के खिलाफ ही सेंसरशिप की। मतलब इंडिया में जो इंग्लिशमैन कंपनी के खिलाफ बोल रहे थे, मतलब वो अंग्रेज ही थे, ब्रिटिशर्स ही थे, बट वो इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके खिलाफ बोल रहे थे, उसका क्रिटिसिज्म कर रहे थे और पर्टिकुलरली कुछ ऑफिसर्स जो थे उनके बारे में वो उनका क्रिटिसिज्म करते थे कि किस तरीके से जो कंपनी है वो मिसरूल कर रही है, मतलब कि गंदे तरीके से रूल कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है, अत्याचार कर रही है। तो जो खुद ब्रिटिशर्स होके कंपनी के खिलाफ बोल रहे थे, तो सबसे पहले कॉलोनियल स्टेट ने उन इंग्लिशमैन, उन ब्रिटिशर्स के खिलाफ मोर्चा खोला। तो ये स्ट्रेंज इसीलिए है कि हम ये चीज मतलब ऐसा उम्मीद करते हैं ना कि जो ब्रिटिशर्स है वो खुद अपने लोगों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, बट ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स अगर ये देख रहे हैं, अगर ये जो कॉलोनियल स्टेट है वो ये देख रही है कि कोई पर्सन जो खुद अंग्रेज ही है, जो खुद इंग्लिश है, वो क्या कर रहा है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जा रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, कॉलोनियल स्टेट ने क्या किया, इन इंग्लिशमैन के खिलाफ सेंसरशिप करनी शुरू कर दी, इनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि तुम ये नहीं कर सकते, अगर तुम कंपनी के खिलाफ इस तरीके से बोलोगे, कंपनी के ऑफिसर्स के खिलाफ इस तरीके से बोलोगे तो तुम्हें सजा दी जाएगी। द कंपनी वाज वरीड दैट सच क्रिटिसिज्म माइट बी यूज्ड बाय इट्स क्रिटिक्स इन इंग्लैंड टू अटैक इट्स ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब वो क्यों अपने ही लोगों के खिलाफ उसने मोर्चा खोल दिया था? क्योंकि कंपनी को ये डर था, उसको ये टेंशन थी कि अगर ये लोग, ये जो हमारे मतलब इंडिया में बैठे हुए इंग्लिशमैन है, अगर वो कंपनी का क्रिटिसिज्म करते रहेंगे तो इस क्रिटिसिज्म के बलबूते इंग्लैंड में कंपनी की मोनोपोली को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं। मतलब हो क्या रहा है, देखो, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, वो इंग्लैंड से मोनोपोली राइट्स लेकर आई थी। मोनोपोली का मतलब अकेला मेरे पास ही अधिकार है और कोई ट्रेड नहीं कर सकता। मतलब इंग्लैंड से आने वाली अकेली कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड के अलावा इंग्लैंड से और कोई भी कंपनी नहीं आई थी इंडिया में ट्रेड करने के लिए, राइट? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली राइट्स थे कि वो यहाँ पे ट्रेड कर सकती है। अब हो क्या रहा था कि यहाँ पे जो इंग्लिशमैन है वो कंपनी का क्रिटिसिज्म कर रहे थे। जो जैसे हमने देखा था ना, जैसे इस सेक्शन में हमने देखा था ये प्रिंट कम्स टू इंडिया वाले में, कि जेम्स ऑगस्टस हिकी थे। अब ये खुद अंग्रेज थे, बट ये क्या कर रहे थे, ये क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये कंपनी के रूल को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो ऐसे लोग अगर क्रिटिसाइज कर रहे थे तो कंपनी को ये डर था कि अगर इस तरीके से लोग क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि इंग्लैंड से हम ये जो मोनोपोली राइट लेके आए हैं, हमारे इस राइट के ऊपर लोग सवाल उठाने लग जाएं। अगर इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बैठ के ये बात हो
कि ईस्ट इंडिया कंपनी सही से काम नहीं कर रही। अब इंग्लैंड में कैसे पता चलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी सही से काम नहीं कर रही? क्योंकि जेम्स ऑगस्टस हिकी जैसे लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लिख रहे हैं। तो इंग्लैंड में बैठे जो मिनिस्टर्स हैं वो ये बोलेंगे कि भाई इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी तो सही से काम नहीं कर रही, हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं वहां तो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बेकार काम कर रही है, तो तुमने ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली राइट क्यों दे रखे हैं? उससे मोनोपोली राइट छीन लो और किसी और को दे दो। इस तरीके की बातें इंग्लैंड में हो सकती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इस चीज का डर था कि कहीं मुझसे मेरा मोनोपोली राइट, इंडिया में ट्रेड करने का जो मोनोपोली राइट है वो छिन ना जाए। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट स्टार्टेड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल हु वर टॉकिंग bad about East India Company. By the 1820s, the Calcutta Supreme Court passed certain regulations to control press freedom, and the company began encouraging publications of newspapers that would celebrate British rule. 1820s तक क्या हुआ? कैलकटा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ ऐसे रेगुलेशंस पास कर दिए जिसमें कि प्रेस के फ्रीडम को कर्टेल करने की बात की जा रही थी, मतलब कि प्रेस के ऊपर कंट्रोल करने की बात की जा रही थी। अब यहाँ पे देखो हमारा मतलब जो कैलकटा सुप्रीम कोर्ट है अब वो खुद प्रेस पे कंट्रोल करने की बात कर रहा है कि प्रेस को हम ऐसे खुली छूट नहीं दे सकते, वी विल हैव टू लुक इनटू इट कि ये क्या चीजें लिख रही हैं, क्या चीज सही है, क्या चीज पब्लिश की जा सकती है। तो अब इस चीज को लेकर मतलब प्रेस के फ्रीडम को कंट्रोल करने के लिए कुछ रेगुलेशंस पास की थी कैलकटा सुप्रीम कोर्ट ने। अब जैसे ही कैलकटा सुप्रीम कोर्ट से इस तरीके की रेगुलेशंस आने लग गई तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भी चौड़ी हो गई। अब वो और ज्यादा एनकरेज करने लग गई कि ऐसी चीजें पब्लिश हो न्यूज़पेपर में जो कि ब्रिटिश की क्रिटिसिज्म ना करें बल्कि वो ब्रिटिश रूल की तारीफ करें, राइट? क्योंकि अब यहाँ पे बात आ रही है रेगुलेशन की कि भाई जो आप प्रिंट कर रहे हो वो रेगुलेट होना चाहिए। तो जो कंपनी है वो क्या रेगुलेट करेगी कि भाई मेरा क्रिटिसिज्म ना हो और मेरी तारीफ हो। तो अब जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी वो एनकरेज करने लगी थी न्यूज़पेपर्स वगैरह को, जो प्रेसेस हैं, पब्लिकेशंस हैं, उनको एनकरेज कर रही थी कि वो ब्रिटिश रूल की तारीफ करें, उसे सेलिब्रेट करें कि वाह देखो इंडिया में कितना बढ़िया ब्रिटिश रूल चल रहा है। In 1835, faced with urgent petitions by editors of English and vernacular newspapers, Governor General Banting agreed to revise press laws. मतलब अब देखो कुछ ऐसी रेगुलेशंस आ गई थी जो कि फ्रीडम नहीं होने दे रही थी प्रेस की, मतलब प्रेस जो है वो फ्रीली ऑपरेट नहीं कर पा रही थी। सो 1835 में क्या हुआ, बहुत सारी पेटिशंस जो है वो डाली गई एडिटर्स ऑफ इंग्लिश एंड वर्निकुलर न्यूज़पेपर्स के द्वारा। मतलब कि आप यूं समझ लो कि कुछ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर मतलब हमारे लोकल न्यूज़पेपर्स ने भी पिटीशन डाली, एक तरीके से एक रिक्वेस्ट डाली। ठीक है, किसको डाली? गवर्नर जनरल को। तो गवर्नर जनरल जो हैं जब उन्होंने देखा कि इतने सारे लोग पिटीशन डाल रहे हैं तो उन्होंने भी मान लिया कि चलो ठीक है, हम जो प्रेस लॉज है उनको रिवाइज करवाएंगे, क्योंकि जो अभी प्रेस लॉज थे वो फ्रीडम नहीं दे रहे थे प्रेस को। तो उन्होंने जो एडिटर्स हैं, जो न्यूज़पेपर के मालिक हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेटिशंस डाली कि भाई ये जो प्रेस लॉज हैं हमें फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, तो कृपया करके आप प्रेस लॉज को रिवाइज करो, ऐसे लॉज लाओ जो हमें फ्रीडम जो है दे सके, जो हमें फ्रीली ऑपरेट करने दे। थॉमस मैकॉले, a liberal colonial official, formulated new rules that restored the earlier freedoms. तो थॉमस मैकॉले थे जो कि काफी लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल थे। लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल से मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स की तरफ टिल्टेड नहीं थे, वो एक तरीके से निष्पक्ष होके सोचते थे। मतलब बहुत ज्यादा उन्हें ऐसा नहीं था कि हमें ब्रिटिशर्स के ही पक्ष में काम करना है। ये ऐसे थे कि ठीक है जो बात सही है तो सही है, प्रेस के पास फ्रीडम होना चाहिए। तो ये इस तरीके के पर्सन थे। तो थॉमस मैकॉले ने क्या किया, कुछ नए रूल्स बनाए और इन रूल्स में अब जो प्रेस है उन्हें उनकी फ्रीडम मिल गई थी। जो एकदम सबसे पहले ये जो कैलकटा के सुप्रीम कोर्ट के रेगुलेशन से पहले जिस तरीके की फ्रीडम लोग एंजॉय करते थे वैसी फ्रीडम अब वापस से मिल गई। क्योंकि हुआ क्या था, जब ये कैलकटा सुप्रीम कोर्ट का रेगुलेशन वगैरह पास हुई उसके बाद फ्रीडम पे कंट्रोल करना शुरू हो गया था। तो इस चीज के खिलाफ लोगों ने पिटीशन डाली, गवर्नर जनरल बेंटिक मान गए। उन्होंने थॉमस मैकॉले को बोला कि ठीक है तुम नए रूल बनाओ। थॉमस मैकॉले ने नए रूल बनाए और ऐसे रूल बनाए जिससे कि लोगों को वापस से फ्रीडम मिल गई प्रिंट करने की, पब्लिश करने की। After the revolt of 1857, the attitude to freedom of press changed. So 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, ये जो फ्रीडम दी गई थी वापस से, ये जो फ्रीडम मिली थी प्रेस को, उस पर वापस से सवाल उठने लग गए।
क्योंकि ये फ्रीडम अभी ब्रिटिशर्स ने ही दी थी, ये जो थॉमस मैकॉले ने रूल्स लाए थे, तो ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ही फ्रीडम दी थी प्रेस को वापस से। बट जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसके बाद फिर से सवाल उठने लग गए कि क्या प्रेस को इतनी फ्रीडम देनी चाहिए। Enraged Englishmen demanded a clampdown on the native press। तो गुस्से में आए ये जो मतलब 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसकी वजह से ब्रिटिशर्स एकदम गुस्से में थे। तो गुस्से में वो क्या डिमांड करने लग गए कि जो नेटिव प्रेस है, जो लोकल प्रेस है, जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स हैं, उनको बंद करा देना चाहिए। क्योंकि हो क्या रहा था, जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर है, हमारे जो लोकल भाषाओं में जो न्यूज़पेपर छप रहे थे, वो बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट बात कर रहे थे। नेशनलिस्ट मतलब हमारे देश की आजादी की बात कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को भगाने की बात कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के काम की निंदा कर रहे थे। कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन डिबेटिंग मेजर्स ऑफ स्ट्रिंजेंट कंट्रोल। तो अब कॉलोनियल गवर्नमेंट इस चीज पे चर्चा करने लग गई थी कि हमें प्रेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ कड़े कानून, कड़े कंट्रोल जो है वो लाने होंगे, क्योंकि ये जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स हैं वो बहुत ज्यादा खुले हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हमारी निंदा कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स की निंदा कर रहे हैं और नेशनलिस्ट आइडियाज को फैला रहे हैं। अब नेशनलिस्ट आइडियाज तो ब्रिटिशर्स के लिए खराब थे ना उनकी तरफ से, तो क्योंकि हम आजादी की बात कर रहे थे, तो इसीलिए अब ये बात होने लगी थी कि हमें इस फ्रीडम को रोकना होगा, हमें कुछ ना कुछ ऐसे कंट्रोल लाने होंगे जिससे कि इस फ्रीडम को रोका जा सके। In 1878 the Vernacular Press Act was passed। तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो एक्ट है ये मेनली किन न्यूज़पेपर्स को टारगेट करने के लिए, जो लोकल भाषा में प्रिंट किए जा रहे हैं, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में है। मॉडल्ड ऑन द आयरिश प्रेस लॉ। तो ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये आयरिश प्रेस लॉ पे बेस्ड था, उससे एक तरीके से जैसा आयरिश प्रेस लॉ था उसी से आइडिया लेकर, उसी से इंस्पायर होकर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। It provided the government with extensive rights to censor reports and editorials in the vernacular press। अब जैसे ही ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, पास हुआ, इसके वजह से गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर आ गई कि वो वर्नाकुलर प्रेस में लिखे गए रिपोर्ट्स, एडिटोरियल्स, उनको सेंसर कर सकता है, उनपे पाबंदी लगा सकता है कि तुम ये चीज प्रिंट नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से अब गवर्नमेंट न्यूज़पेपर पर रोक लगा सकती है। कौन से न्यूज़पेपर? जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखे जा रहे हैं, जो हमारी लोकल भाषा में लिखे जा रहे हैं। From now on, the government kept regular track of the vernacular newspapers published in the different provinces। तो जैसे ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ तो उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा एक तरीके से नजरें टिकाए बैठी थी न्यूज़पेपर्स पे। जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स थे हमारे देश के अलग अलग प्रोविंसेस में, अलग अलग स्टेट्स में जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स प्रिंट हो रहे थे, अब उन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कड़ी निगाहें बिठाई हुई थी कि ये लोग कब कहाँ पे क्या प्रिंट कर रहे हैं, कुछ हमारे खिलाफ तो प्रिंट नहीं कर रहे। अगर कुछ भी सेडिशियस पाया जाता था, सेडिशियस मतलब एक तरीके से देशद्रोह या ब्रिटिशर्स के खिलाफ, बेसिकली यहाँ पे मतलब है कि अगर कुछ भी ब्रिटिशर्स को ऐसा दिखता था इन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स में जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जा रहा है, तो उस न्यूज़पेपर को एक वार्निंग भेजी जाती थी। अगर उस वार्निंग को इग्नोर करके वापस से वैसे ही देशद्रोही नहीं बोलना चाहिए, ब्रिटिशर्स द्रोही, ब्रिटिशर्स के खिलाफ वापस से कुछ और चीजें प्रिंट की जा रही हैं वार्निंग देने के बाद भी, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, वो प्रेस को सीज कर देते थे और उनकी जो प्रिंटिंग मशीनरी है उसको कब्जे में ले लेते थे, उसको जब्त कर लेते थे। Despite repressive measures, nationalist newspapers grew in numbers in all parts of India। अब भले ही ये जो ब्रिटिशर्स है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसी चीजें ले आए थे, वो बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे थे वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स पे, इन सब के बावजूद भी, इन सभी कंट्रोल्स के बावजूद भी इंडिया में जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स थे वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। ऐसे न्यूज़पेपर्स जो नेशनलिस्ट की भावनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। दे रिपोर्टेड ऑन कॉलोनियल मिसरूल। तो ये जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स थे ये कॉलोनियल मिसरूल के बारे में बात कर रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स है वो कितना बकवास तरीके से रूल कर रहे हैं, किस तरीके से हमें नोच के खा रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इन सभी चीजों पर ये जो न्यूज़पेपर्स हैं वो बातें कर रहे थे। एंड ये जो न्यूज़पेपर्स है वो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज को एनकरेज कर रहे थे कि तुम जाओ और अपने हक के लिए लड़ो, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाओ, अपनी मांगे जो है वो पूरी करवाओ। इस तरीके की बातें जो है वो इन न्यूज़पेपर्स में हो रही थी जो कि क्लियरली ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी। Attempts to throttle nationalist criticism provoked militant protest। अब जब एक तरफ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर बढ़ रहे थे और वो बहुत ज्यादा मात्रा में ब्रिटिशर्स के निंदा कर रहे थे,
तो ब्रिटिशर्स ऐसा तो नहीं था कि वो हाथ पे हाथ धर के सब कुछ चुपचाप देखते रहेंगे कि ठीक है ये नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर हमारी निंदा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं था। जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे, वो कंट्रोल कर रहे थे, वो दबा रहे थे। तो जितने ज्यादा कोशिश कर रहे थे ब्रिटिशर्स इन नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स की आवाज दबाने में, उतना ही प्रोटेस्ट ब्रिटिशर्स को देखना पड़ रहा था। मतलब कि क्या हो रहा है, ये ब्रिटिशर्स हैं और ये हमारे नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर है। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, इन नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर को दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो जितना ये इन न्यूज़पेपर्स को दबाने की कोशिश कर रहे थे, उतना ज्यादा विद्रोह इनको देखने को मिल रहा था हमारी जनता की तरफ से। हमारी जो आम जनता है, जो इंडियंस है, जो नेशनलिस्ट है, उतना ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और वो भी ऐसा नहीं कि मतलब प्यार मोहब्बत वाला प्रोटेस्ट की सब शांति से, नहीं, मिलिटेंट प्रोटेस्ट कि हम तुम्हारे खिलाफ पत्थर भी उठाएंगे, आग भी लगाएंगे, हमले भी करेंगे, इस तरीके का प्रोटेस्ट देखने मिल रहा था। ठीक है, तो मतलब अब इंडियंस जो हैं वो पूरे तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो चुके थे। एंड इवन दो ब्रिटिशर्स वर ट्राइंग टू थ्रॉटल द वॉइस ऑफ nationalist newspaper, they couldn't succeed in doing so because they were facing a lot of militant protest from Indians, from the local Indians. अब जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, मिलिटेंट प्रोटेस्ट हो रहा था, तो अब ब्रिटिशर्स इस प्रोटेस्ट को दबाने में लग गए। तो ना एक साइकिल सी बन गई। मतलब ब्रिटिशर्स ने न्यूज़पेपर्स को दबाया, न्यूज़पेपर्स को दबते हुए देख के लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई, लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई, तो ब्रिटिशर्स ने लोगों को दबाया। जब ब्रिटिशर्स ने लोगों को दबाया तो न्यूज़पेपर्स ने फिर से छाप दिया कि भाई ब्रिटिशर्स जो है लोगों को दबा रहे हैं। मतलब यहाँ पे पूरी साइकिल बन गई। राइट, एक बार वापस से आपको समझाती हूँ कि क्या हो रहा है। ये हमारे न्यूज़पेपर हैं, नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर, और ये हमारी जनता है। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले ब्रिटिशर्स बेकार काम तो कर ही रहे थे, जाहिर सी बात है। तो ब्रिटिशर्स का जो गलत काम है वो हमारे नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर ने छापना शुरू किया कि भाई ये ब्रिटिशर्स ऐसे ऐसे बेकार काम कर रहे हैं। अब जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये न्यूज़पेपर हमारे खिलाफ बात कर रहा है, तो ब्रिटिशर्स ने इस न्यूज़पेपर को दबाना चाहा, इसकी प्रिंटिंग मशीन कॉन्फिस्केट करना चाहिए, इस न्यूज़पेपर को बंद करना चाहा। जब ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से कदम उठाए तो हमारी जनता को गुस्सा आ गया कि तुम ऐसे कैसे हमारे न्यूज़पेपर्स को बंद कर रहे हो। जनता ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब जब जनता ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठा रही है तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जनता को दबाने के लिए मोर्चा खोल दिया। अब ब्रिटिशर जनता को दबा रही है कि तुम हमारे खिलाफ कैसे मिलिटेंट प्रोटेस्ट कर रहे हो। उसने सड़कों पे अपनी पुलिस उतार दी, गोलाबारी, मतलब बंदूकों से गोलियां मर रही हैं। राइट, जनता के ऊपर। अब ब्रिटिशर्स जो हैं, जनता के द्वारा प्रोटेस्ट जो भी हो रहा था उसको दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से अपनी आर्मी को लगा दिया, अपनी पुलिस को लगा दिया। अब जब जनता के ऊपर ब्रिटिशर्स जो हैं वो वापस से प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, इस चीज के बारे में फिर से न्यूज़पेपर ने लिखा। जब न्यूज़पेपर ने ये लिखा कि ब्रिटिशर्स इस तरीके से जनता के प्रोटेस्ट को दबा रहे हैं, जनता पे अत्याचार कर रहे हैं, तो फिर से ब्रिटिशर्स भड़क गए कि तुमने न्यूज़पेपर में हमारे खिलाफ लिख कैसे दिया। अब जब ये ब्रिटिशर्स न्यूज़पेपर को दबाएंगे तो न्यूज़पेपर के दबने की वजह से वापस जनता आवाज उठाएगी। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इन टर्न लेड टू अ रिन्यूड साइकिल ऑफ परसिक्यूशन एंड प्रोटेस्ट। तो एक तरीके से एक साइकिल बन गई कि परसिक्यूट किया जा रहा है, परसिक्यूट मतलब दबाया जा रहा है, पनिश किया जा रहा है, एंड प्रोटेस्ट मतलब विरोध किया जा रहा है। तो परसिक्यूशन एंड प्रोटेस्ट की एक साइकिल सी चल गई। तो आई होप कि ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी इस चीज में। Right, then when Punjab revolutionaries were deported in 1907, Bal Gangadhar Tilak wrote with great sympathy about them in Kesari. तो 1907 में पंजाब रेवोल्यूशनरीज को डिपोर्ट कर दिया गया। डिपोर्ट करना मतलब देश निकाला दे दिया गया। अब जब हमारे पंजाब के रेवोल्यूशनरीज को इस तरीके से देश निकाला दिया ब्रिटिशर्स ने, तो बाल गंगाधर तिलक जी जो है उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने बहुत ही सिंपैथी के साथ, बहुत ही ज्यादा करुणा के साथ, बहुत ही ज्यादा एक तरीके से सद्भावना के साथ उन्होंने इन रेवोल्यूशनरीज के बारे में लिखा कि ये चीज गलत हो रही है, बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब जो भी लिखा होगा उन्होंने बहुत ही अच्छी चीजें लिखी। अब ब्रिटिशर्स के लिए तो ये पंजाब रेवोल्यूशनरीज बेकार थे, और यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जो ब्रिटिशर्स ने पंजाब रेवोल्यूशनरीज को डिपोर्ट किया है, उन्हीं पंजाब रेवोल्यूशनरीज के साथ, उनके पक्ष में बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं वो अपने न्यूज़पेपर में लिख रहे थे। तो जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो पंजाब रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ सिंपैथी दिखा रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बाल गंगाधर तिलक जी को इम्प्रिजन कर दिया गया, मतलब उनको जेल में डाल दिया गया 1908 में।
और जब हमारे देश की जनता ने ये देखा कि हमारे लीडर, हमारे बाल गंगाधर तिलक जो हैं, उनको जेल में डाल दिया गया है, तो फिर लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। तो वापस से ब्रिटिशर्स को प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा। तो इस तरीके से चीजें जो है हो रही थी। तो आई होप ये जो सेक्शन है आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से प्रिंट को सेंसर किया जा रहा था। और ये जो प्रिंट है उसने हमारे देश की आजादी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, नेशनलिस्ट आइडियाज को फैलाया है, लोगों को एकजुट किया है, इन सभी चीजों में प्रिंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब यहाँ पे साइड में कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, इनको आप एक बार रीड कर सकते हो। और इसमें बेसिकली मतलब यही बताया हुआ है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही थी न्यूज़पेपर्स को दबाने की। जैसे चलो मैं रीड करके बता ही देती हूँ। समटाइम्स द गवर्नमेंट फाउंड इट हार्ड टू फाइंड द कैंडिडेट्स फॉर एडिटरशिप ऑफ लॉयलिस्ट पेपर्स। मतलब कभी कभी क्या होता था ना कि जो गवर्नमेंट है उसको बहुत ही मुश्किल हो जाती थी किसी ऐसे पर्सन को ढूंढने के लिए जो पर्सन अच्छे से उनके न्यूज़पेपर को, ब्रिटिशर्स के न्यूज़पेपर को एडिट कर सके। When Sanders, editor of the Statesman that had been founded in 1877, was approached, he asked rudely how much he would be paid for suffering the loss of freedom. तो हुआ क्या कि सैंडर्स जो कि स्टेट्समैन के एडिटर थे, ये जो स्टेट्समैन है वो 1877 में स्टार्ट हुआ था। तो सेंडर को जब अप्रोच किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कि भाई आओ और हमारे जो न्यूज़पेपर हैं उनको आप आके एडिट करो, लॉयलिस्ट पेपर्स को आके एडिट करो, तो सेंडर ने बहुत ही गुस्से में पूछा या बहुत ही रूडली पूछा कि मुझे मेरी फ्रीडम गंवाने के तुम कितने पैसे दोगे, हाउ मच ही वुड बी पेड फॉर सफरिंग द लॉस ऑफ फ्रीडम। क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स के लिए लिखना है, ब्रिटिशर्स के न्यूज़पेपर्स को एडिट करना है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स अपने अगेंस्ट तो कुछ भी नहीं चाहेंगे न्यूज़पेपर में। तो सैंडर्स ने इसी चीज को बहुत ही क्लियरली पूछा कि मेरे को मेरी फ्रीडम गंवाने के लिए तुम कितना पे करोगे। The Friend of India refused a government subsidy, fearing that this would force it to be obedient to government commands. इसी तरीके से एक और फ्रेंड ऑफ इंडिया करके एक न्यूज़पेपर था जिसने कि गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को मना कर दिया कि मुझे गवर्नमेंट की कोई भी सब्सिडी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको ये चीज का डर था कि अगर मैं गवर्नमेंट की सब्सिडी ले लूंगा तो मेरे ऊपर एक तरीके से एक ऑब्लिगेशन आ जाएगी कि मुझे गवर्नमेंट के साथ ही चलना है, मुझे गवर्नमेंट के बारे में अच्छी अच्छी चीजें ही लिखनी है, उसके खिलाफ नहीं लिखना। तो ये जो द फ्रेंड ऑफ इंडिया है उसने इस डर के मारे कि अगर मैं ये सब्सिडी ले लेता हूं गवर्नमेंट से तो मेरी फ्रीडम चली जाएगी, तो इस डर के कारण उन्होंने सब्सिडी ली ही नहीं और क्या प्रेफर किया कि मैं सब्सिडी नहीं लेता बट मैं फ्रीडम अपनी इंजॉय करूंगा, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे बॉक्स 5 में क्या लिखा हुआ है कि ये जो पावर है प्रिंटेड मटेरियल के, प्रिंटेड वर्ड की, ये तब बहुत क्लियरली दिखती है जब हमें देखने मिलता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से इन प्रिंटेड चीजों को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि इन लिखे हुए शब्दों की ना बहुत ज्यादा पावर है। तो गवर्नमेंट रेगुलरली ये कोशिश करती रहती है कि खासकर अगर हम ब्रिटिशर्स के टाइम की बात करें तो होता तो हालांकि आज भी है, बट हाँ हम ब्रिटिशर्स के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स को ये चीज पता था कि एक लिखे हुए शब्द की क्या कीमत है और वो उसको किस तरीके से बर्बाद कर सकती है। इसीलिए जो ब्रिटिशर्स हैं वो इतने ज्यादा बड़े लेवल पे चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, प्रिंटेड चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। वो लगातार इंडिया में लिखी हुई चीजों पर नजर बनाए रखते थे, ट्रैक रखते थे कि किस बुक में क्या चीज प्रिंट हो रही है, कुछ हमारे खिलाफ तो प्रिंट नहीं हो रहा। और उन्होंने बहुत सारे लॉज जो हैं वो पास किए हमारे देश के प्रेस पर कंट्रोल पाने के लिए। During the First World War, under the Defense of India rules, 22 newspapers had to furnish securities. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत 22 न्यूज़पेपर्स को कुछ सिक्योरिटी देनी थी। सिक्योरिटी मतलब ऐसा कुछ समझ लो, कुछ ऐसे फाइन टाइप या कुछ पैसे जो है वो गवर्नमेंट को जमा कराने थे। अब इन 22 में से 18 जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने क्या बेहतर समझा कि मैं कोई सिक्योरिटी नहीं दूंगा बल्कि मैं शट डाउन हो जाऊंगा, मतलब मैं बंद होना पसंद करूंगा बजाय इसके कि मैं तुम्हें कोई सिक्योरिटी दूं। सो 18 शट डाउन रेदर देन कंप्लाई विद द गवर्नमेंट ऑर्डर्स। तो मतलब गवर्नमेंट के ऑर्डर मानने की बजाय उन्होंने अपना न्यूज़पेपर बंदी कर दिया कि हमें तुम्हारी कोई बात नहीं माननी, हम तो अपने आप को बंदी कर रहे हैं। The Sedition Committee report under Rowlatt in 1919 further strengthened controls that led to imposition of penalties on various newspapers. तो जब ये सेडिशन कमिटी बैठी और उसने जो रिपोर्ट लाई रॉलेट के तहत 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था, तो उसके तहत मतलब कि सेडिशन कमिटी ने कुछ रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट की। और जब सेडिशन कमिटी ने ये रिपोर्ट लाई तो उस रिपोर्ट में ये चीज लिखी थी कि हमें इन न्यूज़पेपर्स को और ज्यादा कंट्रोल करना है। तो
जो प्रिंटेड चीजें उन पे और ज्यादा कंट्रोल जो है वो कर दिया गया, और इस कंट्रोल के चलते काफी सारे न्यूज़पेपर्स को पेनल्टीज भरनी पड़ी। क्योंकि कंट्रोल का मतलब क्या है, तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते। अगर कोई न्यूज़पेपर वो चीज करता हुआ पाया जाता है जो कि नहीं करनी है, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, उसके ऊपर फाइन लगेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को पेनल्टीज देनी पड़ी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सो द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे रूल था, अभी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, अलाउइंग सेंसर ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ वॉर रिलेटेड टॉपिक। अब ये जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था, इसने क्या अलाउ किया, अलाउइंग सेंसरिंग ऑफ रिपोर्ट्स। वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स आ रही थी उन पे बैन लगा दिया एक तरीके से, कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ने ये बोला कि वॉर रिलेटेड टॉपिक्स से आप कुछ भी प्रिंट नहीं करोगे, मतलब वॉर से रिलेटेड आप कुछ भी प्रिंट नहीं करोगे। ऑल रिपोर्ट्स अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट केम अंडर इट्स परव्यू। अब डिफेंस ऑफ इंडिया के तहत, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बंद थी चीजें वॉर रिलेटेड, कि आप वॉर रिलेटेड चीजें जो है वो प्रिंट नहीं कर सकते। बट इसके अंडर क्विट इंडिया मूवमेंट की चीजें भी आ गई। जब क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड चीजें, आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में छपने लग गए, तो उनको भी ये बोला गया कि ये तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत मना किया गया है कि आप ऐसी चीजें नहीं लिख सकते, राइट। तो मतलब कि जो हमारे देश में नेशनलिस्ट चीजें चल रही थी, क्विट इंडिया मूवमेंट जैसी चीजें चल रही थी, अगर उससे रिलेटेड भी कोई चीज न्यूज़पेपर में आ रही थी तो उसको भी बैन किया जा रहा था। In August 1942, about 90 newspapers were suppressed. तो 1942 में लगभग 90 न्यूज़पेपर्स जो है उनको दबा दिया गया, उनको सप्रेस कर दिया गया। इसी तरीके से 1922 में गांधी जी ने फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर कुछ कहा था। सो लिबर्टी ऑफ स्पीच मतलब बोलने की आजादी, लिबर्टी ऑफ प्रेस मतलब कुछ प्रिंट करने की आजादी, एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मतलब आप एक गुट में, एक एसोसिएशन में आसानी से बंध सकते हो, आप ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस आसानी से फ्रीली बना सकते हो। तो ये तीन चीजें उन्होंने बोली कि फ्रीडम ऑफ स्पीच या लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ये तीनों चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं लोगों को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इन तीनों ही चीजों को, इन तीनों ही पावरफुल व्हीकल्स को दबा रही है, बंद कर रही है, क्रश करने की कोशिश कर रही है। और जो तीनों ही चीजें, लिबर्टी ऑफ स्पीच, प्रेस एंड एसोसिएशन, ये तीनों ही चीजें लोगों को मदद करती हैं अपनी ओपिनियंस को सामने रखने के लिए। बट गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन तीनों चीजों को बंद कर रही है, दबा रही है। तो फिर गांधी जी क्या कहते हैं, द फाइट फॉर स्वराज फॉर खिलाफत मीन्स अ फाइट फॉर दिस थ्रेटेंड फ्रीडम बिफोर ऑल एल्स। तो वो कहते हैं कि ये जो लड़ाई है स्वराज की, खिलाफत की, ये सबसे पहले तो इस फ्रीडम की लड़ाई है। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, एसोसिएशन, ये सारे जो फ्रीडम है, सबसे पहले तो ये लड़ाई इन फ्रीडम की है, इन चीजों की आजादी है। मतलब हम ब्रिटिशर से आजादी पाएं उससे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास बोलने की आजादी हो। तो वो यही चीज कहते हैं कि जो फाइट फॉर स्वराज है, खिलाफत है, ये सारी लड़ाइयां सबसे पहले तो इस चीज की लड़ाई है कि हमें ये आजादी मिले, ये फ्रीडम मिले, बोलने की आजादी मिले, प्रेस की आजादी मिले, एसोसिएशन की आजादी मिले, राइट। तो आई होप आपको भी पूरा सेक्शन बहुत ज्यादा डिटेल में समझ आ गया होगा, क्योंकि अब तुमने बॉक्स भी डिस्कस कर लिया, गांधी जी ने क्या कहा वो भी डिस्कस कर लिया। And this was the last section of this chapter and last section of your history book as well, because there were only 5 chapters in your history book. So with this we are done with the history of class 10th. I hope you liked this video, you got to understand about this chapter, एंड जो बाकी पुराने चैप्टर्स हैं, बाकी जो 4 चैप्टर्स हैं, वो भी आपको डिटेल में समझ आ गए होंगे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड इवन ऑन द आई बटन, आप उसमें भी जाके देख सकते हो। तो प्लेलिस्ट में आपको सारे जो पूरा जो चैप्टर है वो आपको डिटेल में मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखना है तो बस आप नाम लिखो उसका, जैसे प्रिंट एंड सेंसरशिप बाय इंटरनेट लर्निंग करके, तो वो आ जाएगा। तो आप अलग से टॉपिक भी देख सकते हो और पूरा चैप्टर भी जाके समझ सकते हो। तो आई होप you liked it, and if you do then please give it a thumbs up, and if you are new to the channel then please subscribe to it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we'll meet in the next video with a new chapter, with a new subject. I hope you like this video, so we'll meet in the next video. Till then, bye bye.